नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति टॉपिक की। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिएगा, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति जो है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। देखो तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में, मतलब राष्ट्रपति 52 जानो कहने गए जगह हाइट कम हो 52 कहा करे गांव में, और 52 गटरियो, तो राष्ट्रपति 52 याद हो जाएगा सीधा सीधा। राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है? 52 में, तो राष्ट्रपति 52। ठीक है, देखो एक दो अनुच्छेद याद कराऊं थाने। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से में है? अनुच्छेद 52 में। कौन से में है? 52 है, मतलब 52 में है। और जब कोई 52 है, हाइट कम हुआ है, वो आदमी क्या कराया करे? आदमी तो लुगाई ज्यादा कराया करे। लुगाई क्या कराया करे? ऊंची एड्डी की सैंडल पहन ले, हाइट दिखाने के लिए ऊंची हिल की सैंडल पहन लेनी। अच्छा देखो, अपन कुछ अनुच्छेद याद करते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से में है? 52 में है। 52 में यदि हम लोग 11 जोड़ दें, 52 में यदि 11 जोड़ दें तो 52 11 कितने हो गए भाई? 63। और 63 में हमारे पास पद आ जाएगा उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 में कौन सा पद आ गया हमारे पास? उपराष्ट्रपति का। यदि इस 63 में पुनः 11 हम लोग जोड़ दें, 63 11 कितने होते हैं? 74। तो 74 में हमारे पास पद आ जाएगा प्रधानमंत्री का। किसका पद आ गया भाई? प्रधानमंत्री का। कुछ अनुच्छेद ऐसे याद करने होंगे हमको भाई। 52 में 11 जोड़े 63, 63 में उपराष्ट्रपति, 63 में 11 जोड़े 74, 74 में क्या आ गया? प्रधानमंत्री। अब उपराष्ट्रपति को उल्टा कर दो। उपराष्ट्रपति को उल्टा करने का मतलब इस 63 को उल्टा करना है। तो देखो, इस 6 को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा क्या? और 3 को कैसे ही लिख लो, 3 ही रहेगा। 3 को उल्टा लिख लो, जैसे उल्टा लिख लो। तो अनुच्छेद 93 के अंदर है लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 के अंदर। ये 4-5 ये जो अनुच्छेद हैं ये उतारो कहीं कॉपी में, साइड में याद रह जाएंगे। 52 में राष्ट्रपति, 52 में 11 जोड़े 63, 63 में उपराष्ट्रपति, 63 में पुनः 11 जोड़े 74, 74 में प्रधानमंत्री, और उपराष्ट्रपति को उल्टा किया 63 को 93 और बन गया हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष। उतारो एक बार। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बताऊं? आ रहा है? चलो ठीक है भाई, कर दूं साहब? देखिएगा, इधर देखो। है हाँ, वो अलग होता है, अलग अलग अनुच्छेद है, वो अलग बताऊंगा। देखो अब किसी भी पद पे जाने के लिए, अभी आगे अपन इसके बाद में अगला पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, वहाँ सारे अनुच्छेद याद करा दूँ। ऐसे करा रहा हूँ ना, ऐसे ही कराता जाऊँगा, चिंता मत करो। फिर जो 7-7 अनुच्छेद आते जाएंगे उनको आप फटाफट सोल्व करते जाना। जो सवाल, जो टॉपिक पढ़ लो उन टॉपिकों के सवाल, आपको जो क्वेश्चन रोज 10 क्वेश्चन मिलते हैं वही टॉपिक फिर करते जाना। जो पढ़ो उनके सवाल करते जाओ, ठीक है भाई। देखो किसी भी पद पे जाने के लिए एक क्रम होता है। मान लो कोई राष्ट्रपति पद पे जाना तो उसका क्या क्रम चलेगा? एक क्रम चलेगा जो निश्चित होता है सब पदों के लिए। सबसे पहले उसकी होगी योग्यता। होगी कि नहीं होगी भाई? किसी भी पद पे जाने के लिए उस व्यक्ति की योग्यता मांगी जाएगी। जैसे आप भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जाओगे तो आपकी भी योग्यता होगी भाई, आपके बीएड होना चाहिए, एमए होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इतनी से इतनी उम्र होनी चाहिए, वो सारे के सारे उसके अंदर योग्यताएं आती हैं। तो किसी भी पद पे, राष्ट्रपति पद पे जाए
तो पहला ही बिंदु क्या होगा, योग्यता। मान लो कोई व्यक्ति इस योग्यता को पूरी कर लेता है, जिसकी जिसकी जो भी योग्यता है जिस पद की वो पूरी कर लेगा, तो उस पद का क्या करवा देंगे, चुनाव। क्या करवा देंगे, मान लो कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद में अगली प्रोसेस क्या होगी, उस व्यक्ति को क्या दिला जाएगी, उस पद की शपथ। शपथ लेने के बाद वो व्यक्ति क्या मांगेगा भाई, तनख्वाह, वेतन मांगेगा काम करने के लिए उस पद पे लिए। तनख्वाह देने के बाद में हम निर्धारित करेंगे उसका कार्यकाल। क्या निर्धारित करेंगे, उसका कार्यकाल, कि वह इस पद पे कितने टाइम तक रहेगा। कार्यकाल के बाद में उसका निर्धारण करेंगे त्यागपत्र। मान लो वह व्यक्ति काम नहीं करना चाहे, पद से इस्तीफा देना चाहे, तो उसका त्यागपत्र किसको देगा, क्या प्रावधान होगा। और इसके बाद एक प्रोसेस, मान लो कोई व्यक्ति पद पे रह रहा है, पद पे रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचा रहा है और त्यागपत्र भी नहीं दे रहा, तो उसको पद से कैसे हटाएंगे। पद से हटाना ये भी एक प्रोसेस है। तो राष्ट्रपति में ये वाली प्रोसेस चलेंगी। सबसे पहले योग्यता, योग्यता पूरी होने के बाद में चुनाव, चुनाव के बाद शपथ, शपथ के बाद वेतन, कार्यकाल, त्यागपत्र और उसको पद से कैसे हटाया जाएगा। एक एक बिंदु की चर्चा करते हुए चलते हैं। पहला बिंदु है योग्यता का। पहला बिंदु किसका है, योग्यता का। राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, देखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, सब भारत के नागरिक हैं, वह भारत का नागरिक हो, यानी सभी हम लोग भारत के नागरिक हैं। दूसरी योग्यता वह है वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। और देखो, लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता केवल यही है, आयु न्यूनतम 25 वर्ष, बस, और कोई योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 साल का हो। और राष्ट्रपति की तीसरी योग्यता है वह है आयु 35 वर्ष, आयु 35 वर्ष, और वो भी कैसे, न्यूनतम। कम से कम राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होगा, राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ेगा, वह व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अब देखो एक बात समझो आप, जो व्यक्ति 35 साल का हो गया, वो पहले 25 का हुआ होगा तभी तो 35 का हुआ होगा। मतलब 35 का होते ये योग्यता तो अपने आप ही पूरी हो जाती है भाई। लोकसभा सदस्य वाली योग्यता तो अपने आप पूरी हो गई। जो आदमी 35 का हुआ तो पहले 25 का होके तो 35 का हुआ होगा, तो ये योग्यता तो हो गई 35 वाले की अपने आप ही पूरी। अब क्या भारत का नागरिक हो, 35 साल का हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, वो सारे के सारे राष्ट्रपति बन जाते हैं क्या? इसका मतलब इनके अलावा कोई और योग्यता चाहिए होंगी। इन योग्यताओं के अलावा कुछ और ऐसी बात होगी जो इस पद के लिए चाहिए होगी, और वो क्या है, ध्यान से सुनना, मेन बात ध्यान से सुनना। 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब 50 लोग, संसद के 50 मेंबर मौखिक समर्थन करेंगे, ऑरली सपोर्ट करेंगे, हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का दावेदार या उम्मीदवार मानते हैं, और 50 लोग लिखित में उसका अनुमोदन करेंगे कि जो प्रस्तावक हैं हम उनकी बात से सहमत हैं और हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मानते हैं। और जो व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेगा उस व्यक्ति के पास 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करवानी जाएगी, और वो जमा कहाँ करवाई जाएगी? आरबीआई के अंदर। कहाँ जमा होगी वो? आरबीआई में। ये 15,000 रुपये जमानत राशि इसलिए जमा करवाई जाती है, यदि कुल वोटों का, कुल वैध मत जितने टोटल वोट पड़े हैं, उन वोटों का यदि 1/6 वोट उस व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त मान ली जाती है।
उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी ऐसे 15,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन बेइज्जती कितनी होती है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और जमानत जब्त करवा बैठा, इसको टोटल वोट का 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं हुए। तो योग्यता समझ गए क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि होने चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज आती है चुनाव। दूसरी चीज क्या आती है भाई, अरे भाई वो लिख करके अनुमोदन करेंगे, उनका प्रस्तावकों का अनुमोदन करेंगे, हम इनका सपोर्ट करते हैं, हम इनकी बात से सहमत हैं, ठीक है, अलग अलग होंगे, हाँ पता से अलग अलग होंगे, ठीक है। अब आ जाओ चुनाव पे, अब किन के ऊपर आ जाओगे आप लोग, अगला हमारा बिंदु क्या होगा, चुनाव। अब चुनाव में दो चीजें होती है, देखो चुनाव के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक तो चुनाव के अंदर भाग कौन लेगा, यानी वोट कौन डालता है, चुनाव में वोटिंग कौन करेगा, भाग कौन लेगा। राष्ट्रपति पद का जब इलेक्शन होगा तो उसमें चुनाव में वोट कौन डालेगा, और इसका दूसरा बिंदु है कि चुनाव की पद्धति क्या होगी, जो चुनाव है वो चुनाव किस प्रणाली से, किस पद्धति से, किस प्रोसेस से करवाया जाएगा। अब आप लोग बताओ चुनाव में भाग कौन लेता है, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के अंदर वोटिंग कौन कौन करता है, देखो इधर देखना, एक होती है भारत की संसद, क्या होती है संसद, संसद के दो भाग होते हैं, संसद के दो पार्ट होते हैं, एक भाग को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोला जाता है लोकसभा और दूसरी को बोला जाता है राज्यसभा, ठीक है भाई। देखो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति 2 मेंबर लोकसभा में मनोनीत करता है, राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है और वो सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। ऐसे वर्तमान में तो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 2 सदस्य यहाँ पर मनोनीत होंगे। और हमने छोटी ही क्लासों में पढ़ के आए होंगे कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में वे व्यक्ति जो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, उनको 12 मेंबरों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे, देखो लोकसभा के, देखो एक ध्यान से समझना एक बात को, इन मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी मनोनीत मेंबर होंगे वह भाग नहीं लेंगे, केवल लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित, यानी कि यहाँ के भी निर्वाचित मेंबर होंगे, जो लोकसभा के भी निर्वाचित होंगे और राज्यसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे। कि सर ऐसा क्यों, निर्वाचित ही क्यों भाग लेंगे, मनोनीत को भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब मान लीजिएगा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने 2 मेंबरों को यहाँ पर मनोनीत कर दिया और 12 को यहाँ मनोनीत कर दिया, और वो अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो ये 2 और 12 किसको वोट देंगे, उन्हीं को देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पर पक्षपात होने की संभावना तो है ना कि वो उनको दे सकते हैं, और राष्ट्रपति के पद के लिए हम किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना को अलाउ नहीं करते, यानी कि हमने मनोनीत मेंबरों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया। हाँ, यदि राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग लेके आएंगे तो ये भी वोट डालेंगे, ये बढ़ाने में वोट नहीं डाल सकते, हटाने में वोट डाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो कह दूं क्या, एक तो देखो याद करना, लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस सभी राज्य जो है ना, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी कौन सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानसभा में भी किसी मनोनीत सदस्य को भाग लेने का अधिकार नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस राज्य का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यदि ऐसा कोई मनोनीत सदस्य है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। प्लस ये 2 चीज याद होगी, प्लस इसके साथ साथ हमने किया 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट, दिल्ली प्लस
पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। तो याद कीजिएगा, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे? मैं ऐसे कह दूं क्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। किसी भी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? आगे बढ़ते चले, आगे आ जाओ। चुनाव की पद्धति, ये तो हो गया चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे, चुनाव के अंदर भाग कौन कौन लेंगे। इसके बाद में देखते हैं चुनाव की पद्धति क्या होती है। देखिएगा, चुनाव की जो पद्धति होती है वह पद्धति है आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय की मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा। तो हमको पेपर में ये पद्धति याद रखनी है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जानना चाहते हो ये पद्धति क्या होती है? वैसे पेपर की दृष्टि से तो कोई बहुत ज्यादा मोस्ट नहीं है, पद्धति का नाम पूछेगा, पर आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि गुरुजी हमको ये पद्धति समझनी है, हमारा भारत का राष्ट्रपति किस प्रणाली से, किस प्रोसेस से बनता है, तो मैं आपको समझा सकता हूं, अन्यथा रहने दें। क्या समझना है पद्धति को? हाँ तो वो है तो है ही, ठीक। बता दें, एक बार थोड़ा सा देख लो, एक बार थोड़ा सा राष्ट्रपति की पद्धति को देख लो। प्रत्येक बच्चे के देखो, जिसके समझ में आ जाए वो ठीक है, नहीं समझ में आए तो और भी ठीक है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना भाई। देखो, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि आपकी आसानी से समझ में बैठ जाए। आपने सबने गाँव में सरपंच के चुनाव देखे हैं क्या? गाँव में सरपंच के चुनाव देखो, मान लो हमारे पंचायत के अंदर कुल वोट 1000 हैं। टोटल कितने वोट हैं? गांव के अंदर सरपंच का इलेक्शन करवाना है और गांव के अंदर टोटल वोट कितने हैं? 1000 हैं। और मान लो गांव में कोई भी 4 आदमी गांव में सरपंच के इलेक्शन में खड़े हो गए। गांव में कोई भी 4 आदमी थे, A B C D, वो सब क्या हो गए? सरपंच के लिए खड़े हो गए। 1000 टोटल वोट है। मान लीजिएगा मैं भी उस गांव का एक वोटर हूं और मैं गया वोट डालने के लिए, और मेरी पसंद वाला व्यक्ति है ये A वाला, तो मैंने इस A वाले को वोट डाल दिया और मेरा चुपचाप घर वापस आ गया। मुझे इन 3 से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पसंदीदा A था, मान लो आप में से कोई गया, उसका पसंद B था, किसी का पसंद C था, किसी का पसंद D था, सब ने अपनी अपनी पसंद वाले कैंडिडेट को वोट डाल दिए। ऐसे करके वोट देखो, इस A वाले को वोट मिले 400 और इस B वाले को वोट मिले 300 और इस C वाले को वोट मिले 200 और इस D वाले को वोट मिले 100। टोटल वोट कितने हो गए भाई? 1000। पूरे कंप्लीट हो गए। बताओ सरपंच कौन बना? A, यानी जीत कौन गया? A जीत गया। ये जीत गया है A वाला। देखिएगा, दुविधा देखना आप लोग, एक गांव में कुल वोट है 1000। 1000 आदमियों में से 400 आदमी तो ये कहते हैं कि ये आदमी सरपंच बनना चाहिए, जबकि 600 आदमी कह रहे हैं ये सरपंच नहीं बनना चाहिए। 600 तो वोट नहीं दे रहे, मतलब इनकार कर रहे हैं, फिर भी ये 5 साल तक राज करेगा, सरपंच बन जाएगा। ये तो था सरपंच का प्रोसेस। ऐसे ही प्रोसेस समझते हैं हम लोग राष्ट्रपति का। किसका प्रोसेस समझेंगे भाई? देखो, मान लो राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, चुनाव होना है राष्ट्रपति का, और टोटल वोट भी कितने हैं? 1000 ही। टोटल वोट भी कितने हैं? टोटल वोट भी 1000 ही वोट हैं। ये माना वाला बड़ा, गणित के अंदर माना बहुत ज़्यादा चलता है, मैथ में है उसमें माना चलता है, तो अपन मान रहे हैं, टोटल नहीं है, मान रहे हैं 1000 ही वोट है, ताकि कैलकुलेशन हमको समझ में आ जाए। अब मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में भी 4 लोग ही खड़े हो गए। मान लो एक खड़ा हो गया राम, एक खड़ा हो गया श्याम, एक खड़ा हो गया कृष्ण और एक खड़ा हो गया गणेश। मान लो ये 4 व्यक्ति हैं, ये 4 राष्ट्रपति के दावेदार हैं और चारों खड़े हो गए हैं। अब देखिएगा, अब वोट कौन डालेंगे? आम जनता तो वोट डालती नहीं है, वोट डालते हैं विधायक और सांसद। राज्यों के तो विधायक
और केंद्र में सांसद, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद हो, वो वोट डालते हैं। ठीक है भाई। अब मान लो, जैसे मान लो मैं एक विधायक हूँ, राजस्थान असेंबली का एक एमएलए हूँ, मैं एक विधायक हूँ और मैं वोट डालने के लिए गया। मैं जैसे ही वोट डालने जाऊँगा तो मान लो मेरा पसंदीदा ये राम है, कौन है, मैंने इसको वोट डाला। यदि ये सरपंच का चुनाव होता तो मैं इस एक को डाल के आ जाता मेरा, लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव है। सरपंच जैसा ही चुनाव होता तो फिर हम समझते ही क्यों, सरपंच जैसा ही चुनाव होता समझने की जरूरत ही नहीं होती, हमको आता ही है, पता ही है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा, वहां पर एक आदमी को वोट डाल रहा था, उसको दूसरे किसी से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर एक आदमी को वोट नहीं डालेगा, ये ध्यान रखना। जितने खड़े हैं सबको वोट डालेगा। मैं वोट डालने गया, एक को वोट नहीं डाल सकता, जितने खड़े सबको वोट डालूंगा। सब लोग गए, सबको वोट डाल के आएंगे। तो फिर आपके मन में विचार आ रहा होगा, फिर गुरुजी हार जीत कैसे होगी? भाई जो लोग जाएंगे सबको वोट डाल के आ जाएंगे, फिर हारेगा जीतेगा कौन? ध्यान से सुनना, वरीयता निर्धारित करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी का मतलब है, जैसे मैं गया, मैं वोट डालने गया तो मैं बोलूंगा मेरी पहली पसंद ये है, मेरी पहली पसंद, आपको वरीयता आपकी पसंदगी बतानी पड़ेगी। पहली पसंद राम है, यदि किसी कारणवश राम राष्ट्रपति ना बनता है तो मेरी दूसरी पसंद गणेश है, मेरा वोट गणेश को चला जाए। ये भी नहीं बन पाता है तो मेरी तीसरी पसंद कृष्ण है और मेरी चौथी पसंद राम है। 4 आदमी हैं जिसमें मैंने पहली पसंद, जितने भी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पसंद निर्धारित कर दी है। ऐसे ही अब इन्होंने टोटल 1000 व्यक्तियों ने अपने अपने वोट डाल दिए। अब पहली पसंद के वोट निकालेंगे कि पहली पसंद के 400 आदमी ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद राम है। 400 आदमी ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद राम है। 300 आदमी ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद श्याम है। 200 आदमी ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद कृष्ण है और 100 आदमी ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद गणेश है। अब बताओ राष्ट्रपति कौन बना? इस कैसे बना? तो फिर ऐसे ही होता तो फिर अपन समझते ही क्यों भाई? तो सरपंच और राष्ट्रपति में कोई अंतर ही नहीं रहा। चलो, कोई नहीं बना, कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना। अब तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना, अब तक कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? ध्यान से सुनना। क्योंकि हमने राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित कर रखा है। क्या निर्धारित कर रखा है? न्यूनतम कोटा क्या है? ध्यान से सुनना। कुल वैध मत बटा 2+1। न्यूनतम कोटा क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने न्यूनतम कोटा निर्धारित कर रखा है और वो है कुल वैध मत बटा 2+1। देखो, कुल वैध तो कितने वोट हैं? माना 1000। कुल वैध वोट कितने हैं? वैलिड वोट कितने हैं? 1000 बटे 2+1। 1000 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 500 + 1, तो टोटल कितने हो गए? 501। बताओ, यदि 1000 ही वोट हैं टोटल तो इस आदमी को चाहिए 501 को जीतने के लिए। अब तक किसी के पास 501 हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब कोई बना नहीं है। अच्छा, ऐसे कह दो चाहे तो, कुल वैध मत बटा 2+1, या ऐसा कह दूं क्या देसी भाषा में सीधा सीधा, आधे से एक ज्यादा, आधे से एक वोट। टोटल जितने वोट हैं उनमें आधे से एक वोट ज्यादा जिस व्यक्ति के पास होगा वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अभी तक तो सर आधे से ज्यादा हुए ही नहीं। ये फर्स्ट राउंड की गिनती कर ली हमने, ये फर्स्ट राउंड की गिनती करी, जिस गिनती में पहली पसंद के वोट छांट लिए। अब क्या होगा? सेकंड राउंड की गिनती होगी, द्वितीय चक्र की मतगणना होगी। अब सेकंड राउंड में क्या होगा? देखो, गणेश को 100 लोग पहली पसंद मानते हैं ना, उनके वोट ऐसे पर्ची निकाल ली जाएंगी। इन 100 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनकी दूसरी पसंद राम होगा, इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनकी दूसरी पसंद राम होगा, इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनकी दूसरी पसंद राम होगा। मतलब यदि ये दावेदार नहीं है तो वो दूसरी पसंद वाले इसको जुड़ते जाएंगे वोट। और जैसे जिसके पास आधे से एक हो जाएगा वह क्या बन जाएगा? वह राष्ट्रपति बने जाएगा। यानी कि पहली बात तो एक व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा, सबको वरीयता के आधार पर वोट डालेगा। दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित कर रखा, कुल वैध मत बटा 2+1। तीसरी सबसे बड़ी बात, सरपंच के चुनाव में मैं मान लो वोट डालने गया था, मैं एक आदमी था तो मैं एक ही तो वोट डाल के आ रहा था।
एक आदमी एक वोट डाल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक आदमी एक वोट नहीं डालता है। यदि राजस्थान का एक एमएलए वोट डालने के लिए जाता है तो उसके वोट का मूल्य होगा 129। राजस्थान में 1971 की जनगणना जितनी जनसंख्या थी, विधानसभा सीटों का भाग देके 1000 का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 129। तो राजस्थान का एक एमएलए वोट डालने जाएगा तो उसका एक वोट नहीं गिना जाएगा, 129 गिने जाएंगे। कितने गिने जाएंगे? और यदि एक सांसद वोट डालने जाएगा, एक सांसद यदि वोट डालने जाता है तो उसके मत है, उसका मूल्य है 708। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद जो है, संसद का सदस्य वोट डालने जाएगा तो उसका एक वोट नहीं, उसके 708 वोट काउंट हो जाएंगे। यह थी राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। समझ में आ गई? आगे लिखो, आगे देखो। इसके बाद में अगली प्रोसेस, चुनाव हो गया क्या? चुनाव के बाद में अगली प्रोसेस, अगली चीज क्या है? शपथ। अरे चुनाव के बाद में अगली बात क्या है? अगला बिंदु है शपथ। देखो ध्यान से सुनो, इधर देखना। चुनाव के बाद में अगला बिंदु क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? देखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इधर देखो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ ऐसे बोल दूंगा शॉर्टकट में, एससी का CJI। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट और C का मतलब चीफ, J का मतलब जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कह दो या भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। शपथ के बाद में वेतन, शपथ के बाद में अगली चीज है वेतन। वेतन है 5 लाख रुपए और वो भी कर मुक्त, यानी कि 5 लाख रुपए वेतन मिलता है और उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाता है। वेतन के बाद में अगला प्रोसेस है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः का मतलब है या तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आए तब तक वह राष्ट्रपति अपने पद पे रहेगा। दूसरा, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, या 5 साल से पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के पद से हटा सकते हैं। यानी सामान्य स्थितियां रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल का। कितने साल के लिए देगा? 5 साल। और कार्यकाल के बाद में है त्याग पत्र। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को। और उसके बाद में है पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया है महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली से हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की जनरल जो है क्यूरीज थी। अब जैसा मैं बोलूं वैसे लिखते चलो। राष्ट्रपति टॉपिक डाल लिया, अनुच्छेद 52। इन चीजों को अनुच्छेदों के माध्यम से लिखते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कह रहा अनुच्छेद 52? भारत का एक राष्ट्रपति, वैसे राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष का है भाई। राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 लिखना। संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इनका प्रयोग या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ
या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करवाए। या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करवाए। अनुच्छेद 54 में है भाई निर्वाचन। निर्वाचन लिखो। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के अब दोनों सदन हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उतारो एक नोट चाहो तो यहीं लगा दो। एक नोट लगा के लिखो कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। छापो है।
कर दें साहब, आगे बढ़े। अनुच्छेद 55 लिखते चले। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। क्या जी? लिखूंगा ना, अनुच्छेदों में लिख रहे हैं सारी बात। हाँ, ये सारी बातें अनुच्छेदों में लिख रहे हैं हम लोग। 58 में लिखाऊंगा ना योग्यता, 56 के बाद 57 फिर 58 में योग्यता आएंगी, सारी चीजें आएंगी, चिंता मत करो। देखते, अरे तो अनुच्छेदों में लिख रखे हैं। कार्यकाल पहले के पॉइंट बताएंगे, ये पॉइंट होंगे, ये बिंदु होंगे। अब ये ऐसे लिखेंगे, प्रोसेस से लिख रहे हैं हम लोग, है ना, चिंता ना करो। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। नोट लगाओ। राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक बना रहता है तब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले, या राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का अधिकार है। अतः कितनी भी बार बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। यही नोट लगा के लिखो। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है। उतारो।
पीछे उतार लिया भाई। कर दूँ भी, ठीक है। अब लिखो 58। 58 में लिखना योग्यताएं। अब लिखना वो वाली आपकी योग्यताएं जो है ना। 58 में है योग्यताएं, और उसमें लिखना पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी, आयु 35 वर्ष और वो भी न्यूनतम। चौथा, लाभ के पद पर आसीन ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। पचास प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपये जमानत राशि। यहीं एक नोट लगा के लिखना। यदि कुल वैध मतों का यदि कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो जमानत राशि जब्त मान ली जाती है। अनुच्छेद 59 में है शर्तें, और शर्तों में लिखना कार्यकाल के दौरान वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती।
समझ गए? ऐसे लिख रखा अनुच्छेदों में। योग्यता आएगी 58 वाले। लाभ के पद पर देखो, लाभ का पद होता है एक व्यक्ति एक साथ दो संवैधानिक पदों पे नहीं रह सकता। एक व्यक्ति एक ही टाइम पे दो संवैधानिक पदों पे नहीं रह सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, मान लो आप सेकंड ग्रेड की नौकरी लग गए और आप द्वितीय श्रेणी के अध्यापक बन गए हैं, और गांव में मान लो आप इलेक्शन लड़े लग गए सरपंच का, और आप सरपंच का चुनाव भी जीत गए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड ग्रेड के टीचर भी हो और आप सरपंच भी हो, आपको दोनों पदों में से एक ही पद रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक साथ दो संवैधानिक पदों पे नहीं रह सकता। संवैधानिक पद होने चाहिए, बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि मैं तक्षशिला में पढ़ा के सरपंच नहीं बन सकता, मैं बन सकता हूँ, मेरे पास ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक दो पदों पर एक व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे एक ही आदमी तो प्रधानमंत्री और वही राष्ट्रपति हो जाए, बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति एक ही संवैधानिक पद पे रहेगा। या ऐसा भी नहीं हो सकता एक ही व्यक्ति कहीं का एमएलए हो और वही एमपी भी बन जाए, ये भी नहीं हो सकता। उसको दोनों पदों में से एक पद त्यागना होगा, एक पद रखना होगा। आगे बात समझ में? उसको बोलते हैं लाभ का पद। तो एक साथ दो पदों पे नहीं रह सकता। अनुच्छेद 60 लिखो, 60 में लिखो शपथ। अनुच्छेद 60 सदस्य होना जरूरी नहीं है, उसकी योग्यता रखनी होनी चाहिए, है ना? सदस्य होना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 60 और 60 में लिखना शपथ। शपथ लिखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। चाहो तो कोष्ठक में लिख दो एसएससी का सीजीआई, ठीक है? यहीं पर एक नोट लगाना, देखो राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ न लेकर अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ ना लेकर के अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। एससी का सीजीआई राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 61 महाभियोग, जिसकी चर्चा करेंगे कल। महाभियोग को पहले समझेंगे, ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, कैसे महाभियोग आता है, किन किन सदनों में कैसे लाया जाता है, क्या प्रक्रिया होगी महाभियोग की, और उसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भाई।